एक आदमी जो आटे की बोरी के साथ रोड पे मरा हुआ मिलता है। आप में से अक्सर लोगों ने ये तस्वीर इंटरनेट पर देखी होगी। अगर इस तस्वीर में जितने भी कमेंट्स इस तस्वीर पर हो चुके हैं, उन सारे कमेंट्स का मैं अगर पोर्टफोलियो बना लूं, तो सिर्फ एक बात बनती है, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। क्या कभी आपने गौर किया है कि ये आदमी क्यों मरा? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या महंगाई इसकी जिम्मेदार है? क्या हमारे पॉलिटिशियन इसकी जिम्मेदार है? या क्या कुदरत इसकी जिम्मेदार है? आज हम इस पे बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त उमेर सिकंदरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आजकल हालात बहुत अजीब है और इकोनॉमी एक वक्त की जरूरत बन गई है। इकोनॉमी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हर मुल्क अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और उस कोशिश के लिए एक मुल्क कई तरीके इस्तेमाल करता है, कई इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाता है, कई ऐसे स्ट्रेटजीज बनाता है कि जिसकी वजह से एक मुल्क प्रोस्पेरिटी की राह पर गमजन होता है। आज अगर हम देखें तो एक एजुकेटेड बंदा, एक अनपढ़ बंदा सिर्फ एक चीज पे बात कर रहा है, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे, जीडीपी पे, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, इन्फ्लेशन पे, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे आजकल लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आप में से अक्सर लोगों को यह पता नहीं होगा कि हमारी इकोनॉमी की तारीख क्या है। तारीख में ऐसा क्या हो चुका है कि आज हमारी इकोनॉमी यहाँ पर स्टैंड करती है जहां आज हम खड़े हैं कि एक आटे की बोरी के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है। तो आज हम इस तारीख पे बात करेंगे कि तारीख में इस इकोनॉमी के साथ ऐसी क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, कौन कौन सी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज पेश हो चुकी हैं कि जिसकी वजह से मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और हम आईएमएफ की विशियस साइकिल में ऐसे जकड़ गए कि आज तक हम आईएमएफ की विशियस साइकिल से नहीं। आज हम इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान जब आजाद हुआ 1947 में, 14 अगस्त 1947 में, तो पाकिस्तान के साथ ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे, ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं थी कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो सके। हमें एक इकोनॉमिक मॉडल की जरूरत थी। लेकिन इकोनॉमिक मॉडल का क्या बनना कि एक मुल्क का 9 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो। हमने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें 9 साल लग गए। हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने के लिए टाइम नहीं मिला। लेकिन जब अयूब खान का दौर आता है तो अयूब खान एक इकोनॉमिक मॉडल पेश कर लेते हैं जिसको हम हार्वर्ड ट्रिकल डाउन मॉडल कहते हैं। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि अकबर ए ज़ैदी की बुक इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में 3 एरा का जिक्र हुआ है। पहले एरा जो 1947 से लेकर 1979 तक है, इसको एरा ऑफ एक्सपेरिमेंटेड इकोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा एरा जो 1979 से लेकर सन 2000 तक चलता है, उसको एरा ऑफ ट्विस्टेड इकोनॉमी कहते हैं। और तीसरा एरा जो 2000 से लेकर आज तक चले जा रहा है, इसको हम एरा ऑफ प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमी कहते हैं। हम इन एरा पे बात करेंगे। इन एराज में जो इकोनॉमी के साथ प्रैक्टिसेस हुए हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज पेश हुई हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। आज मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अब बात हम करते हैं हार्वर्ड ट्रिकल डाउन मॉडल की। अयूब खान ने एक ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट किया, एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की कि जिसको हम हार्वर्ड ट्रिकल डाउन मॉडल कहते हैं। इसमें क्या करता है अयूब खान? इसमें अयूब खान सोचता है कि पाकिस्तान में कुछ 20-22 ऐसे खानदान हैं जो पूरे पाकिस्तान की मईशत को चला रहे हैं। अगर मैं ऐसा करूं कि ये पूरे इकोनॉमी की पॉलिसीज जो हैं ये इनके हाथ में दे दूं, तो वो अपने इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम लाएंगे कि वो उससे सारी कंट्री जो है वो बूस्ट अप कर जाएगी और मुल्क में रोजगार बढ़ जाएगा, मुल्क की इकोनॉमी जो है वो मजबूत होती चली जाएगी। तो अयूब खान साहब एग्जैक्टली यही करते हैं। और अयूब खान साहब एक ट्रिकल डाउन मॉडल को लाना चाहते हैं। वो ऊपर से निचले तबके तक एक खुशहाली आएगी और उस वक्त एग्जैक्टली यही हुआ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल नहीं रहा। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत स्टार्ट हो जाती है। जुल्फिकार अली भुट्टो एक मॉडल ले आते हैं जिसको नेशनलाइजेशन कहते हैं और वो हार्वर्ड ट्रिकल डाउन मॉडल को साइड पे कर लेते हैं। नेशनलाइजेशन में जुल्फिकार अली भुट्टो एक
गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अपने डोमेन में लेता है, उसको ओन कर लेता है। इसमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज थे, इसमें इवन लैंड थे, इसमें इवन स्कूल थे। ये सब कुछ जो है वो नेशनलाइज कर लेता है। वो एक सोशलिस्ट प्रोग्राम था, एंटी कैपिटलिस्ट प्रोग्राम था, जो उस वक्त के लिहाज से अच्छा था, लेकिन बाद में इसके बहुत भयानक नताइज मिल गए कि जब लोगों को पता चला कि प्राइवेट जो है वो हुकूमत अपने डोमेन में ले रही है, तो लोगों ने अपना पैसा स्टार्ट करना शुरू कर दिया और वो लोग बाहर मुल्कों में कारोबार के लिए चले गए और यहाँ पे बेरोजगारी ने जन्म ले लिया। उसके बाद क्या होता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म हो जाती है और आ जाता है एक लॉन्ग टर्म एरा ऑफ ज़ियाउल हक कि ज़ियाउल हक माशाल्लाह लगा लेता है। और उस वक्त ज़िया साहब सोचते हैं कि हमें ऐसी एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए, एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडल बनना चाहिए जो पूरे मुल्क के निज़ाम को बेहतर कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये होता है कि यूएसएसआर अफगानिस्तान पर अटैक कर लेता है और पाकिस्तान को मजबूरन उस जंग में कूदना पड़ता है। पाकिस्तान की इकानमी मजबूत नहीं थी, लेकिन जब अमेरिका से फंडिंग आती है तो पाकिस्तान उसको मुजाहिदीन पे खर्च करता है। पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाता है और वहां से एड बेस्ड इकानमी का आगाज हो जाता है। लेकिन जब खत्म हो जाता है वार, तो उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई ऐसा पैसा नहीं होता, पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होता कि पाकिस्तान को मजीद चला सके। और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जब आती है तो बेनज़ीर भुट्टो ये सोचती है कि अभी तो पैसा भी नहीं है, अभी तो फॉरेन फंडिंग भी नहीं है, अमेरिका से हमें इमदाद भी नहीं आ रही, अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर बेनज़ीर सोचती है कि हमें आईएमएफ के पास शॉर्ट टर्म लोन के लिए जाना चाहिए। जब वो हमें लोन देंगे तो हम यहाँ पे बिजनेसेस डेवलप करेंगे और जब उन बिजनेसेस से पैसा आएगा तो हम आईएमएफ को अपना लोन वापस कर देंगे और यहाँ से एक विशियस साइकिल आईएमएफ की हुकूमत खत्म हो जाती है तो नवाज शरीफ की हुकूमत शुरू हो जाती है। नवाज शरीफ भी एग्जैक्टली यही करता है कि हमें आईएमएफ के पास चले जाना चाहिए, वहाँ से हमें पैसा मिलना चाहिए, हम कारोबार करेंगे और हम जब कारोबार में आगे बढ़ेंगे तो उनको अपना पैसा लौटाएंगे। फिर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आती है, वो फिर ऐसे ही करती है, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आती है और इन 12 सालों में हम आईएमएफ की विशियस साइकिल में ऐसे गिर गए कि हम आज तक गिरे हुए हैं। दोस्तों, जब नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो जाती है तो यहाँ पर एक नए एरे का आगाज होता है जिसको हम कहते हैं एरा ऑफ प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमी। यहाँ पर मुशर्रफ साहब की हुकूमत आ जाती है। मुशर्रफ साहब सोचते हैं कि हमें कोई एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडल चाहिए कि जो मुल्क में प्रॉस्पेरिटी पे लाए, मुल्क में बेरोजगारी को ख़त्म करे, मुल्क में रोजगार जनरेट करे। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान पर अमेरिका 9/11 के मसले के तहत अटैक कर लेता है। यहाँ हमें फिर से मजबूरन जंग में कूदना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा पैसा नहीं था, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी। वहाँ अमेरिका से फंडिंग आती है जिसको पाकिस्तान भी यूज करता है और मुशर्रफ यहाँ पे एक मॉडल ले आते हैं जिसको हम कंज्यूमर क्रेडिट मॉडल कहते हैं। मुशर्रफ ये करता है कि जो फॉरेन फंडिंग आती थी, मुशर्रफ ये करता है कि जो बाहर से पैसे आते हैं, जो अमेरिका से इमदाद आती है, वो क्या करता है कि वो एजुकेटेड तबके पे खर्च करता है। एजुकेटेड तबके को वो कहता है कि हमारे पास आएँ, हमसे पैसे ले जाएं, हम आपको लोन देंगे, आप कारोबार शुरू कर दें। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में कारोबार शुरू कर दिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस खोल दिए और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आगे चलते गए। हमें अमेरिका से जब 2007 में अमेरिका अपना इमदाद रोक लेता है तो यहाँ पे हमारी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थी वो अपनी मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गई थी। यहाँ पे उन इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी और इलेक्ट्रिसिटी तो पाकिस्तान 70% तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 70% वो तेल से बनाता है और तेल तो नहीं था क्योंकि पैसे नहीं थे। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि वो जो मेच्योरिटी की स्टेज पे पहुंच गई थी वो इंडस्ट्रीज वो भी गिरना स्टार्ट हो जाती हैं और यहाँ पे मुशर्रफ साहब की हुकूमत खत्म हो जाती है और यहाँ से पीपल पार्टी की हुकूमत शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से सर्कुलर डेट्स का आगाज हो जाता है। लेकिन अगर हम पीपल पार्टी की दौरे हुकूमत को देख लें तो वहाँ पे पीपल पार्टी इन सब को कंट्रोल नहीं कर पाती। अगर हम इसकी हुकूमत का जायजा ले लें तो यहाँ पे जीडीपी रेशियो नीचे आ रही थी, यहाँ पे फिस्कल रेशियो नीचे आ रही थी, यहाँ पे फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे। तो पीपल पार्टी जो ये पूरा मसला था, सर्कुलर डेट का मसला, ये पीपल पार्टी की हुकूमत में बहुत ज्यादा हो गया और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ जाती है और नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं कि वहां पे एक नए इकोनॉमिक मॉडल स्टार्ट कर लेते हैं जिसे हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म कहते हैं। इस
इस मॉडल में नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं, वो जो अपने दोस्त अहबाब थे, उनकी जो इंडस्ट्रीज थी, जैसे शुगर मिल हो गए, जैसे स्टील मिल हो गए, उनके बाज उनके दोस्त जो थे, उनके करीबी दोस्त जो थे, उसके जो मिल थे, उनको ज्यादा प्रॉस्पर करना चाहा उन पे, इसलिए हम इसको क्रॉनिक कैपिटलिज्म कहते हैं। और पूरा जो तबका था, पूरा जो सिस्टम था इंडस्ट्रीज का, उसको सपोर्ट नहीं किया। हाँ, अलबत्ता नवाज शरीफ साहब की इस हुकूमत में कुछ थोड़ी प्रोस्पेरिटी इंडस्ट्री के हवाले से आई, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज में, सब इंडस्ट्रीज में ये नहीं हुआ। पर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में खुशाइन बात यह है कि यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का आगाज हो जाता है, और आज तक ये आगाज जारी है। बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का आगाज हो जाता है, बहुत ज्यादा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का आगाज हो जाता है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बन गए और बनते जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को आज भी फायदा और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसका बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो जाती है तो इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, और इमरान खान साहब एक नए प्रोग्राम के साथ आते हैं, एक नए इकोनॉमिक प्रोग्राम के साथ आते हैं, जिसे हम कहते हैं रियासत मदीना। और उसमें एक सास प्रोग्राम के साथ, उसमें ई कॉमर्स के साथ अक्सर लोगों में खुशहाली बांटी गई। और इस जो नवाज शरीफ की क्रॉनिक कैपिटलिज्म थी, इसको इमरान खान साहब ने बिल्कुल साइड पे कर दिया, और आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि हम पीडीएम की हुकूमत में हैं। तो दोस्तों, ये थी इकोनॉमी पाकिस्तान की हिस्ट्री। देखें इससे हमें क्या सबक मिलता है। आपने मेरी बहुत ज्यादा बातें सुनी, आपने सोचा कि इससे हमें क्या सबक मिलता है। हमें सिर्फ एक चीज का ये सबक मिल गया कि हमें पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। पाकिस्तान में पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, यहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। एक आता है दूसरे की पॉलिसी को टपल डाउन करता है, दूसरा आता है उसकी पॉलिसी को फेंक देता है। हर वो ट्रिकल डाउन मॉडल जब आयुहान ने शुरू किया, भुट्टो ने उसको साइड पे करके नेशनलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। और इस तरह अगर हम यही करते गए तो हम पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज है। और आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि एक आटे की बोरी के लिए लाइन पे खड़े होना पड़ता है और फिर मरना भी पड़ता है। दोस्तों, मेरी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन कौन सी एरियाज पे काम करना चाहिए, और हमें ऐसी कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए कि जिसमें पाकिस्तान की इकानमी मजबूत हो जाए और हाई आईएमएफ की विशियस साइकिल से भी निकल जाए। लेकिन पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में, अल्लाह माफ करे, आईएमएफ की विशियस साइकिल से मेरे ख्याल में निकलना ही नहीं है, क्योंकि हमारी पॉलिटिशियन ऐसे हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रही है, यहाँ पे लेग पुलिंग हो रही है, एक पार्टी दूसरे को ब्लेम करती है, दूसरे तीसरे को ब्लेम करती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इन सब की जिम्मेदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवाम है, कोई भी नहीं है। हम अवाम ऐसे शख्स को लाते हैं जो बहुत करप्ट होता है, जो ईमानदार बिल्कुल नहीं होता। और हमें अब ये अहद करना चाहिए कि पाकिस्तान को इस विशियस साइकिल से भी बचाना है, और ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो करप्ट तबका बैठा हुआ है, जो एलीट क्लास बैठा हुआ है, इनको भी सबक सिखाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दूसरी वीडियो का इंतजार करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा इंफॉर्मेटिव एरिना के साथ। अस्सलाम वालेकुम।